हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 3। इसमें टोटल 40 प्रश्न रहने वाले हैं। 10 प्रश्न करंट के रहेंगे, 10 प्रश्न पॉलिटी से संबंधित रहेंगे और बाद बाकी के प्रश्न मिसलिनियस रहेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले वही एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें अग्रिम कर से छूट प्राप्त है। तो आपका सही जवाब होगा आवासीय वरिष्ठ नागरिक। जो आवासीय वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अग्रिम कर से भुगतान के लिए छूट प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देना है। सूचना का कार्य अधिनियम का मूल उद्देश्य कार्य में बढ़ावा देना है। तो किस तरीके के कार्य में बढ़ावा देना है। पारदर्शिता या जवाबदेही। तो आपका सही जवाब क्या रहने वाला है, केवल एल या केवल एम। तो आपका सही जवाब रहने वाला है एल और एम दोनों। पारदर्शिता भी रहेगी और जवाबदेही भी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो मसौदा समिति थी जिन्होंने मानवाधिकार के लिए सार्वभौम घोषणा की थी, उनका नाम क्या था। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलेनोर रूजवेल्ट। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मापदंड पूरा किया जाता है, या एक निश्चित फाइल तक पहुंच जाता है, या एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। तो वह कौन सा प्रोग्राम है। इसका सही जवाब होगा लॉजिक बम। इसको क्या कहते हैं, लॉजिक बम। क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा था कि इसका जो ब्लास्ट करेगा तो बम भी होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायालयों में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति उड़ीसा में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। दूसरा है, न्यायालय में जनहित याचिका को पीड़ित पक्ष या किसी तीसरे पक्ष के बजाय न्यायालय द्वारा ही दायर किया जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आपका सही जवाब है वो है यह भी कर सकते हैं और यही भी कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा एक्स और वाई दोनों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देकर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन एक है का 10 वर्ष की आयु का एक बालक जो कार्य की प्रकृति को समझने की क्षमता से युक्त है, शायद खा की मृत्यु कारित कर देता है, का दोष सिद्ध हेतु दायी होगा। दूसरा कारण है, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का
कार्य की प्रकृति समझने में अक्षम शिशु अपराधित दायित्व से मुक्त होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? यह एक निर्णय प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न भी यूपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, दवा दवा के पूछे जाते हैं। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्यान नहीं करता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाघ तथा संकटापन पशु के संबंध में अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है हमारा केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था? तो किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था? तो वो किया गया था स्टॉकहोम घोषणा के परिप्रेक्ष्य में। किसके? स्टॉकहोम घोषणा के परिप्रेक्ष्य में इसको पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बाद में यह अधिनिर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति पुलिस हिरासत या जेल में है उसे जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए? तो किसमें किया गया है? ऐसा कौन सा मामला सामने आया था जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। क्या कौन सा होगा? नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत बीमा नहीं किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? यदि आपके गाड़ी का बीमा खत्म हो जाता है और आप वाहन चलाते और पकड़े जाते हैं तो कितने महीने का कारावास आपको दिया जाएगा? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो 6 महीने का आपको कारावास दिया जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो बीमा का था यह किस धारा के अंतर्गत आता? तो यह आता है 196। और इसी के साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ना कि यदि कारावास नहीं है तो कितना हो, मतलब कि मुआवजा कितना देना पड़ेगा? तो जो मुआवजा देना पड़ेगा वो 2000 देना पड़ेगा यदि आप की जो ये 6 महीने की है। यदि आप 2000 का नहीं करते हैं, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है, अब इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो ये हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा और विधानसभा के लिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि राज्यसभा का जो आयु उपबंध है वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल है इसका 84, और जबकि विधान परिषद का जो आर्टिकल है वो है 173। ये एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो जाते हैं, आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी देखते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है? किसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है? तो वो अपनाया है राजस्थान ने। किसने अपना है? राजस्थान ने। अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में अभी अभी चुनाव हुए हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान सीएम कौन बने हैं। और बात की जाए इसकी राजधानी की, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। क्या है? जयपुर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी तरह का विवाद होने पर चुनाव याचिका किसकी समक्ष दायर किया जाता है? तो किसके समक्ष दायर किया जाता है? तो वो किया जाता है उच्चतम न्यायालय के। किसके समक्ष किया जाता है? तो वो किया जाता है उच्चतम न्यायालय के। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि आर्टिकल कौन सा बन जाता है यहाँ पे? तो आर्टिकल बन जाता है यहाँ पे 71। कौन सा आर्टिकल बन जाता है? 71। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के किसी निर्वाचित अथवा नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। हर 2 साल में इसको रिन्यू कर दिया जाता है। तो यह पूरा 6 वर्ष चलता है राज्यसभा का। यदि पूछा जाए लोकसभा का, तो जो लोकसभा होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? अगर बात की जाए 10वीं अनुसूची जो हमारी है वो है दल बदल से। किससे है? दल बदल से। अब यहाँ से क्वेश्चन यह एक और बन सकता है कि पहले जो हमारा मूल संविधान था जब बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। अब इसमें कितनी अनुसूचियाँ कर दी गई हैं? तो वो हैं 12। कितनी हैं? 12। तो ये जब 8 थी 12 है, तो 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका जो संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था दल बदल कानून को। यह दल बदल कानून से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में आती है? जो केंद्र राज्य एवं केंद्र सरकार है वो कौन सी अनुसूची में है? अगर बात की जाए केंद्र संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, यह हमेशा पहली अनुसूची में आते हैं। कौन सी अनुसूची में आते हैं? पहली अनुसूची में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात की जाए राज्य और केंद्र सरकार की, वर्तमान में 28 राज्य हैं और जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। वे होते हैं कौन कौन से क्षेत्र के होते हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, जन समाज या समाज सेवा। मतलब ये सारे के सारे हमारे इस अनुबंध में आते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल अनुच्छेद 358 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार स्वतंत्रता निलंबित हो जाता है? तो कौन सा मूल अधिकार स्वतंत्रता निलंबित हो जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 500 होनी चाहिए और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा की संख्या 60 से कम है। 60 से कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य संघ सूची का एक विषय है?
तो कौन सी संघ सूची का एक विषय है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? गृह त्याग की घटना। तो जब कुछ चीज छोड़ते हैं तो उसका क्या होता है? विनाश होता है, निष्कर्षण होता है, उसको निषेध किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण। क्या होगा? महाविनिष्कर्मण। अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध जी के जन्म की, तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 563 ईस्वा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो सूचीबद्ध तरीके से मिलान है। तो दीवाने वजारत किससे संबंधित? दीवाने वजारत किससे संबंधित है? तो वो है वित्त विभाग से। किससे? वित्त विभाग से। और दीवाने इंसा किससे संबंधित है? तो वो है सरकारी पत्र विभाग से। सरकारी पत्र विभाग से। दीवाने रसालत। दीवाने रसालत जो धार्मिक मुद्दे हैं उससे संबंधित है, जबकि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। किससे? सैन्य विभाग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज के में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? किस रीत से हुआ था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है सहायक संधि द्वारा। किससे? सहायक संधि द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए। तो सूची संबंध करना है कि संग्रामी ने कौन सा पत्र प्रकाशन किया था? तो कौन कौन सा किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा पत्र प्रकाशन किया था? देखो, यंग इंडिया अब्दुल कलाम जी द्वारा अल हिलाल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड किया था। बाल गंगाधर जी द्वारा तिरंगा मराठा किया गया था। जबकि एनी बेसेंट ने यंग इंडिया का प्रकाशन नहीं किया था। जब एनी बेसेंट ने यंग इंडिया का प्रकाशन नहीं किया था तो इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी कहाँ है? तो जो नेलांग घाटी है वो कहाँ है? तो वह है उत्तराखंड में। वो कहाँ है? उत्तराखंड में। जबकि कोलू घाटी कहाँ से संबंधित है? कोलू घाटी की बात करें तो कोलू घाटी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और गलवान घाटी लद्दाख से संबंधित। अभी गलवान में युद्ध हुआ था। जोकू घाटी कहाँ से? नागालैंड से संबंधित है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कुछ कूट सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो कुछ कूट सत्य कथन का चुनाव करना है हमें इस प्रश्न में। तो कथन क्या क्या है? भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका सही जवाब सही होगा। ये बात बिल्कुल सही है।
भारत में उत्तर प्रदेश शहतूश रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश शहतूश का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। बढ़ते अगले की, भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक, यह बात भी बिल्कुल सही है। भारत में पश्चिम बंगाल कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पश्चिम बंगाल कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। तो आपका सही जवाब होगा 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अवसादी सेलों के विषय में दिए गए विकल्पों में असद विकल्प का चयन कीजिए। अवसादी सेल पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित की जाती हैं, बात बिल्कुल सही है। अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जब जलीय तंत्र में पाए जाती हैं तो इसमें शैवाल भी पाए जाएंगे, तो जीवाश्म भी पाए जाएंगे, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। संगमरमर तथा सिल्ट अवसादी सेलों के रूप हैं, यह बिल्कुल गलत है। अवसादी सेलें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अवसादी सेलें हमेशा परतों के रूप में पाई जाती है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह कथन असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2021 में LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.09% से बढ़ाकर 5.06% कर दिया है? तो कौन सी बैंक है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा फटाफट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन बजट 2021-22 में केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है? क्या स्रोत है? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है वस्तु एवं सेवा कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो कौन करता है बेरोजगारी के आंकड़े? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नृत्य कहाँ से संबंधित नहीं है, यह छांटना है हमें इस प्रश्न में। देखो, धुरिया नृत्य है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। नटवरी जो नृत्य है वो पूर्वांचल से संबंधित है। और जो धीवर हमारा कहार से संबंधित है, लेकिन करवा हमारा महोबा से संबंधित नहीं है। करवा कहाँ से संबंधित है? तो करवा हमारा सोनभद्र से संबंधित है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान हमेशा 7 रहता है। कितना रहता है? 7 रहता है। निकोटियाना टैबकम किसका वानस्पतिक नाम है? निकोटियाना किसका वानस्पतिक नाम है? निकोटियाना किससे संबंधित है? पहचान सकते हो। निकोटीन किसमें पाई जाती है? निकोटीन? तो निकोटीन पाई जाती है तंबाकू में, तो इसका वानस्पतिक नाम भी यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि सागर के जल में पूर्वजीवी सूप प्रीबायोटिक सूप किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो वो कहा है हेल्डेन ने। किसने कहा है? हेल्डेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो कौन सा राज्य रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो वो बना है हमारा गोवा। कौन सा बना है? गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जून 2021 में किसे उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया है डीजीपी नियुक्त उत्तर प्रदेश का? तो वो किया गया है मुकुल गोयल। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य से संबंधित है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर। तो आपका सही जवाब होगा केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य से संबंधित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया था? तो किसके जीवन पर लिखा गया था? तो वो लिखा गया था हमारा नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं 6। कितने दिए जाते हैं? 6। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिएगा। वीडियो अगर मस्त लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।